तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इग्नू की बीए की बुक का प्राचीन भारतीय राजनीति बुक का जो 3rd चैप्टर है वो कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वैदिक राजनैतिक चिंतक। जो वैदिक काल से राजनीतिक चिंतक रहे हैं हमारे भारत में प्राचीन समय से, तो इस लेसन का नाम है वैदिक राजनीतिक चिंतक। वैदिक राजनीतिक चिंतक इकाई का परिचय दीजिए। वैदिक राजनीतिक चिंतन यह सिद्ध करता है कि वैदिक काल से ही राजनीति चिंतन, मनन एवं व्यवहार का विषय रहा है। जो पुराने समय से ही जो राजनीति है वह चिंतन, मनन और व्यवहार का विषय रहा है। व्यवस्थित रूप से अथवा स्वतंत्र विधा के रूप में न सही, परंतु राजनीतिक चिंतक का विश्लेषण होता रहा। उत्तर वैदिक काल में सूत्रों के रचयिताओं जैसे आपस्तंभ, बोधायन, गौतम, वशिष्ठ आदि ने अपने सूत्रों में राजनीतिक विषयों को स्थापित किया। ये वे चिंतक थे जिन्हें स्वतंत्र रूप से अथवा विशुद्ध रूप से राजनीतिक विचारक नहीं कहा जा सकता, परंतु वैदिक राजनीतिक चिंतक की स्थापना में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उत्तर वैदिक काल में जो रचयिता थे आपस्तंभ, बोधायन, गौतम, वशिष्ठ, जो पुराने जो रचयिता थे, इन्होंने अपने सूत्रों में राजनीतिक विषयों को स्थापित किया था। ये वह चिंतक थे जो स्वतंत्र रूप से और विशुद्ध रूप से राजनीतिक विचारक नहीं थे, परंतु राजनीतिक चिंतक की स्थापना में इनका जो योगदान है बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। यही स्थिति विभिन्न स्मृतिकारों यथा मनु, याज्ञवल्क्य, नारद, बृहस्पति आदि की भी है। प्राचीन भारतीय राजत्व के विचारकों की एक लंबी सूची मिलती है। वैदिक, जैन, बौद्ध सभी चिंतन परंपराओं में इसके स्वरूप मिलते हैं, परंतु मुख्य रूप से जो है कौटिल्य, मनु, शुक्राचार्य, सोमदेव, सूरी, कामंदक और राजनय परंपरा के महत्वपूर्ण विचारकों तथा शास्त्र प्रणेताओं में परिभाषित किया गया है। आचार्य कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में अपने समय की समस्त राजनीतिक विचारों की समालोचना की है। कौटिल्य ने जो ग्रंथ लिखा था अर्थशास्त्र, हमने छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा है। कौटिल्य जो बहुत ही चतुर माने जाते थे, वे ज्ञान का भंडार थे एक तरह से। उनका ग्रंथ लिखा हुआ था जो अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र में अपने अपने समय की समस्त राजनीतिक विचारों की समालोचना जो कौटिल्य ने की थी। इस ग्रंथ के अंतर्गत स्वाभाविक एवं कृत्रिम शास्त्रों के बीच, धर्म और अधर्म के बीच, नय और अनय के बीच तथा उचित और अनुचित के बीच अंतर बताया गया है। इसी क्रम में प्रमुख विचारक आचार्यों में मुख्य स्मृतिकारों मनु तथा याज्ञवल्क्य का उल्लेख किया जाता है। मनु का जो काल माना जाता है, जीवन काल या उसके लेखों की प्रवृत्ति मिलती है, उनका जो काल है 200 ईस्वी से 200 के मध्य। मनु के ग्रंथ मनुस्मृति तथा याज्ञवल्क्य के ग्रंथ याज्ञवल्क्य स्मृति में राजनीतिक विचारों का संग्रह है। दोनों ही स्मृतियों में समाज, राज्य, शासन, न्याय व्यवस्था, कर व्यवस्था, परराष्ट्र संबंध आदि इनमें उल्लिखित राज्य एवं शासन संबंधी विचार भारतीय चिंतन प्रणाली के श्रेष्ठ स्वरूप की अभिव्यक्ति करते हैं।
अगला प्रश्न है, वैदिक राजनीतिक चिंतन के रूप में मनु, कौटिल्य, शुक्राचार्य, कामंदक, सोमदेव सूरी के द्वारा राजनीतिक व्यवस्था से अवगत कराइए। या फिर मनु, कौटिल्य, शुक्राचार्य, कामंदक आदि के विचारों के माध्यम से भारत के राजनीतिक एकीकरण में उनके योगदान का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर देखते हैं। मनु, सर्वप्रथम मनु के बारे में देखते हैं। मनु वैदिक राजनीतिक चिंतकों के विषय में पाश्चात्य समीक्षकों की दृष्टि सकारात्मक नहीं रही है। जो वैदिक काल के समय राजनीतिक चिंतक थे, उनके बारे में जो पश्चिमी समीक्षक थे, उनकी दृष्टि पॉजिटिव नहीं रही है। जो पश्चिमी समीक्षक है, उनकी दृष्टि वैदिक काल से के जो चिंतक थे भारतीय, उनके प्रति जो पॉजिटिव नहीं रही है। इसके बावजूद वैदिक राजनीतिक चिंतक न केवल यथार्थवादी अपितु उपयोगी भी रहा है। मनु प्राचीन भारतीय चिंतन के मुख्य विचारक हैं। उन्होंने अपनी कृति में राजनीतिक विचारों को अत्यधिक गहनता से प्रस्तुत किया है। राज्य के संबंध में मनु राज्य रूपी शरीर की बात स्वीकारता है। वह राज्य के 7 अंगों का सप्तांग सिद्धांत भी देता है। जो मनु है, प्राचीन भारतीय चिंतन के मुख्य विचारक हैं। उन्होंने जो अपनी कृति है, उसमें राजनीतिक विचारों का बहुत ही गहराई से राजनीतिक विचारों को प्रस्तुत किया है अपनी जो कृति में। और राज्य के संबंध में मनु राज्य रूपी शरीर की बात स्वीकारता है। वह राज्य के 7 अंगों का सप्तांग सिद्धांत भी देता है। मनु ने विदेश नीति के संचालन में मंडल सिद्धांत एवं षाटगुण्य नीति को स्थान प्रदान किया है। इनमें विभिन्न परिस्थितियों में राजा द्वारा अलग अलग नीतियां अपनाने पर भी बल दिया गया है। विभिन्न विद्वानों का मत है कि मनुस्मृति के लेखक मनु मानव समाज को मानवता का सार बताने वाले प्रथम विचारक थे तथा सामाजिक जीवन के नियमों का निर्माण करने वाले प्रथम विधिवेता थे। इनके द्वारा निर्मित नियम एवं सिद्धांत प्रवृत्ति धर्मशास्त्रीय ग्रंथों में समायोजित किए गए। मनु कौन थे, यह कहना कठिन है। विद्वानों का कहना है कि जिस प्रकार उपनिषदकारों और दर्शन ग्रंथों के रचयिताओं के विषय में स्पष्ट नहीं है, उसी प्रकार मनु के विषय में भी तथ्यात्मक स्पष्टता नहीं है। जो विद्वान उनका मानना है कि मनुस्मृति में मनु मानव समाज को मानवता का सार बताने वाले प्रथम विचारक थे और जो सामाजिक नियम है उनका निर्माण करने वाले भी प्रथम थे, और जो उनके द्वारा नियम और धर्मशास्त्रीय ग्रंथों में बनाए गए नियम समायोजित किए गए। धर्मशास्त्र ग्रंथ थे, उनमें मनु के द्वारा जो नियम बनाए गए थे उनको भी शामिल किया गया है। मनु कौन थे, यह कहना तो मुश्किल है, लेकिन विद्वानों का मानना है कि मनु के विषय में भी तथ्यात्मक स्पष्टता नहीं है। मनुस्मृति के रचनाकार के अतिरिक्त भी मनु का उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है, मनु वैवस्वतो राजेत्याह तस्य मनुष्या विषय। मनु वैवस्वत राजा है और मनुष्य उसके विष यानी प्रजा है। मनु राजा है और मनुष्य जो आदमी है, जनता, उसकी प्रजा है। मेघानीति ने अपने भाष्य में लिखा है कि मनु पुरुष विशेष है जो वेदों एवं वैदिक शाखाओं के ज्ञाता हैं तथा विभिन्न शाखाओं का अध्ययन कर अनुष्ठानों को संपन्न करने वाला तथा स्मृति परंपरा का निर्माण करने वाला बना। वस्तुतः ऋग्वेदिक काल से ही मनु को उद्धृत किया गया है।
ऋग्वेद के अनुसार मनु मानव जाति के आदि पिता हैं। जो ऋग्वेद है उसमें बताया गया है कि मनु के बारे में बताया गया है कि मनु मानव जाति के पिता हैं। वे ब्रह्मा के मानस पुत्रों की परंपरा में आते हैं। जो ब्रह्मा के पुत्र हैं उनकी परंपरा में आते हैं। ऋग्वेद की एक स्तुति में यह प्रार्थना की गई है कि हम मानव मनु के मार्ग से भटक न जाएं। ऋग्वेद की स्तुति में भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा गया है कि हम मानव जो मनु द्वारा मार्ग बनाए गए हैं उन मार्गों से भटक न जाएं। तैत्तिरीय संहिता में कहा गया है कि मनु ने जो भी कुछ भी कहा है वह औषध रूप है, वह दवा का रूप है। यद्वै किम च मनुर्वदत् तद भेषजम्। आपस्तंभ, गौतम, वशिष्ठ धर्मसूत्रकारों ने मनु का उल्लेख किया है। महाभारत में विविध मनुओं का उल्लेख हुआ है। महाभारत में मनु को राजनीति शास्त्र का प्रणेता कहा गया है। शांति पर्व में मनु की स्वयंभू और प्राचेतस मनु कहा गया है। स्वयंभू भू मनु और प्राचेतस मनु की भिन्नता शास्त्र के आधार पर है, अर्थात स्वयंभू मनु धर्मशास्त्रकार और प्राचेतस मनु अर्थशास्त्र परंपरा के थे। कौटिल्य हमेशा प्राचेतस मनु का ही उल्लेख करते हैं। कौटिल्य जो हर बार मनु का उल्लेख करते हैं वह है प्राचेतस मनु से ही करते हैं, यानी अर्थशास्त्र के जो मनु हैं उनका उल्लेख करते हैं। नारद स्मृति के अनुसार मनु ने एक धर्मशास्त्र लिखा था और उसे नारद को अध्ययन करवाया। तदंतर मार्कंडेय, सुमति, भार्गव आदि ने अध्ययन किया। उसके बाद सबसे पहले तो नारद स्मृति के अनुसार मनु ने धर्मशास्त्र लिखा था। पहले उसे नारद को अध्ययन करवाया, उसके बाद मार्कंडेय, सुमति, भार्गव ने भी उसका अध्ययन किया। मानव धर्मशास्त्र के रूप में प्रस्तुत किया, उसी का संशोधित रूप वर्तमान मनुस्मृति के रूप में सामने आया है। वर्तमान काल में मनु को मनुस्मृति के रचनाकार के रूप में ही जाना जाता है। मनु द्वारा प्रोक्त धर्मों के संग्रह को मनुस्मृति कहा जाता है। मनुस्मृति को प्रमाणिक ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। प्रमाणिक ग्रंथ यानी जिसके प्रमाण उपलब्ध हैं, मौजूद हैं, उस ग्रंथ के रूप में मनुस्मृति को जाना जाता है। मनुस्मृति वस्तुतः विशुद्ध रूप से राजनीतिक ग्रंथ नहीं, अपितु प्राचीन समाज का शास्त्र है, जिसमें समाज में उपस्थित सभी संस्थाओं के लिए निर्धारित नियमों का प्रतिपादन किया गया है। जिसमें जो मनुस्मृति के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि ये केवल एक राजनीतिक ग्रंथ नहीं है, यह एक समाज का शास्त्र भी है। जो सामाजिक शास्त्र है, उस प्रकार ये समाज का एक शास्त्र है, जिसमें समाज में उपस्थित सभी संस्थाओं के लिए निर्धारित नियमों का प्रतिपादन किया गया है। समाज में उपस्थित जो संस्थाएं हैं उनके लिए कुछ नीति नियम बनाए गए हैं। वे नियम मनुस्मृति में लिखे गए हैं। उन्हीं संस्थाओं में राजनीति एक अन्यतम संस्था है। मनुस्मृति में समाज की इस महत्वपूर्ण संस्था के विषय में 7वें अध्याय में विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। राजधर्म का वर्णन, राजा की प्रशंसा, राजद्वेष की निंदा, दंड विधान, दंड की प्रशंसा, अदंडित व्यक्ति को दंड देने की निंदा, दंड का समुचित प्रयोग, राजा की शिक्षा, मंत्रिपरिषद का गठन, कर्मचारियों का उचित विभाग, युद्ध नियम, चतुर्विध उपाय, 12 राजाओं की मंडल योजना, षड्गुण
कर व्यवस्था, ऋणदान आदि राजनीतिक विषयों का विस्तृत वर्णन किया गया है। मनुस्मृति के 7वें अध्याय में राजधर्म एक दंड के महत्व का विस्तार से वर्णन हुआ है। राजा की उत्पत्ति, राजा के कर्तव्य, राजा के सप्तांग, कर व्यवस्था, युद्ध, अंतर्राज्यीय संबंधों आदि पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। वस्तुतः मनुस्मृति के 7वें अध्याय का वर्णन विषय राजधर्म ही है। जो मनुस्मृति का जो 7वां अध्याय है उसका जो मेन पॉइंट ही है वह राजधर्म ही है। जो प्रजा का शासक है वह प्रजा के हित में क्या कार्य करे, उनका निरूपण राजधर्म के अंतर्गत किया गया। मनुस्मृति के अनुसार राजा का प्रमुख दायित्व राज्य क्षेत्र की सुव्यवस्था एवं सुरक्षा और प्रजा के संवर्धन को सुनिश्चित करना है। राजा शक्तिशाली है, सभी प्राणियों में सर्वाधिक तेज से युक्त और देवी शक्तियों से संपन्न है। यहाँ पे जो राजा की वो प्रमुख विशेषताएं बताई जा रही हैं मनुस्मृति के अनुसार राजा कैसा होना चाहिए। अतः राजा के आदेश का पालन अनिवार्य के अनुसार राजा का प्रमुख दायित्व है। मनुस्मृति में दंड का सूक्ष्मतया से निरूपण किया गया है। बारीकी से जो निरूपण किया गया है मनुस्मृति में सजा कैसी होनी चाहिए, सजा का पूरी तरह विधान लिखा गया है। उक्त है कि राजा की सृष्टि के साथ ही दंड का निर्माण हुआ है। दंड से अभिप्राय है वह साधन जिसके माध्यम से अनुशासन पूर्वक राज्य का संचालन किया जाए। शासक के द्वारा न्यायपूर्ण ढंग से दंड का प्रयोग प्रजा के सुख व समृद्धि का आधार होना चाहिए। इसके साथ ही मनुस्मृति में राज्य के संगठनात्मक रूप को सप्तांडग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया, जिसमें राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, बल, मित्र को राज्य के महत्वपूर्ण अंगों के रूप में निरूपित किया गया है। मनु ने राज्य के अंतर्राज्यीय संबंधों को दृढ़ करने के लिए मंडल सिद्धांत, चतुर्विध उपायों, षाड्गुण्य आदि का भी विस्तार से उल्लेख किया है। वस्तुतः मनु ने राजनीति को धर्मशास्त्र का एक अभिन्न अंग माना है। यद्यपि मनु विशुद्ध रूप से चिंतक न रहे हों, तथापि उन्होंने राजनीति के एक ऐसे सिद्धांत दिए हैं जो उन्हें प्राचीन राजनीतिक चिंतकों की श्रेणी में महत्वपूर्ण स्थान पर स्थापित करते हैं। मनु है जो विशुद्ध रूप से राजनीतिक चिंतक भले ही न रहे हों, लेकिन उन्होंने राजनीति के ऐसे सिद्धांत दिए हैं जो उन्हें प्राचीन राजनीतिक चिंतकों की श्रेणी में सबसे टॉप पर ले जाते हैं। प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारों का अध्ययन करते समय मनु की दंड विषय विवेचना, अंतर्राज्यीय संबंधों का वर्णन आदि का अध्ययन राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी के लिए अनिवार्य है। नंबर 2 है कौटिल्य। वैदिक राजनीतिक चिंतकों में कौटिल्य का उच्च स्थान है। वह उसी प्रकार भारतीय राजनीतिक चिंतन का पिता माना जाता है जिस प्रकार प्लेटो और अरस्तु पश्चिमी जगत के राजनीतिक चिंतक के पिता माने जाते हैं। जो पश्चिमी देश हैं वे प्लेटो और अरस्तु को राजनीतिक चिंतक के पिता मानते हैं, और जो कौटिल्य हैं उन्हें भारतीय राजनीतिक चिंतक का पिता माना जाता है। अतः यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक भारतीय राजनीतिक पर कौटिल्य का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। उदाहरण इसका एक उदाहरण जो निम्नलिखित है। कामंदक अपने आप को कौटिल्य का शिष्य स्वीकार करते हैं। सोमदेव सूरी की रचना विचारों पर आधारित है। जो सोमदेव सूरी, जो पीछे सूरी नाम आया था, इसका पूरा नाम है सोमदेव सूरी। जो उनकी रचना है पूरी तरह विचारों पर आधारित है। इस प्रकार हमारे वैदिक राजनीतिक चिंतकों ने प्राचीन भारतीय राजनीतिक साहित्य को विस्मृत होने से बचा लिया। जो वैदिक राजनीतिक चिंतक थे उन्होंने हमारी भारतीय राजनीतिक साहित्य को, जो हमारी मोस्ट वैल्यूएबल चीज़ है, उसको ख़त्म होने से बचा लिया है।
भारतीय राजनीति के इतिहास में कौटिल्य का विशेष महत्व है। उन्हें प्राचीन भारत का प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक माना जा सकता है। कौटिल्य के राजनीतिक विचारों ने तत्कालीन प्रवृत्त राजनीतिक विचारधाराओं में एक नया आंदोलन ला खड़ा किया था। वैदिक काल और बौद्ध काल के विस्तृत रूप से स्थापित राजनीतिक सिद्धांतों के उपलब्ध होने के बाद भी पश्चिमी विद्वानों की धारणा रही है कि प्राचीन भारत में राजनीति का विशिष्ट शाखा के रूप में कोई अध्ययन नहीं हुआ था। जो देखो, कौटिल्य के जो राजनीतिक विचार थे, उन्होंने राजनीतिक विचारधाराओं में जो बाद में जो हमारे भारत में तत्कालीन प्रवृत्त राजनीतिक विचारधारा आई, उनके बीच में एक नया आंदोलन खड़ा कर दिया था। जो कौटिल्य के राजनीतिक विचार थे उनके द्वारा वैदिक काल और बौद्ध काल था, उसके विस्तृत रूप से स्थापित राजनीतिक सिद्धांतों के उपलब्ध होने के बाद भी पश्चिमी विद्वानों की धारणा थी। जो वैदिक काल और बौद्ध काल के जो विस्तृत राजनीतिक सिद्धांत थे, जो अवेलेबल है, उपलब्ध है, उसके बावजूद भी पश्चिमी जो विद्वान हैं उनकी धारणा ये रही थी कि भारत में राजनीति का विशिष्ट शाखा के रूप में कोई अध्ययन नहीं हुआ। वे मानते थे, उसको नीचा दिखाते थे। पश्चिमी की तुलना में भारतीय राजनीतिक चिंतक कमज़ोर मानते थे। राज्य का सिद्धांत, समाज का स्वरूप, उत्तम शासन, मानवीय राजनीति, विधि एवं न्याय व्यवस्था, पश्चिम के विद्वानों की धारणा निरर्थक सिद्ध हुई। जो हमारे राज्य का सिद्धांत, समाज का स्वरूप और उत्तम शासन, मानवीय राजनीति, विधि एवं न्याय व्यवस्था थी, जिस प्रकार से उस विषय के बाद विद्वानों के कोई तर्क नहीं बचा था। जो पश्चिमी विद्वान थे उनको भारत के खिलाफ कोई तर्क नहीं बचा। और कौटिल्य शास्त्र की प्राप्ति के बाद पश्चिमी के विद्वानों की धारणा जो है जीरो हो गई, निरर्थक, मतलब कोई काम की नहीं रही ऐसी धारणा। कौटिल्य शास्त्र के सामने आते ही राजनीतिक सिद्धांतों का व्यवस्थित रूप सामने आ गया। उत्तम शासन के लिए अपेक्षित एवं जो आवश्यक सभी तत्व कौटिल्य शास्त्र में प्राप्त हो जाते हैं। कौटिल्य अथवा चाणक्य और विष्णुगुप्त अर्थशास्त्र के रचयिता माने जाते हैं। कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त हैं, ये तीनों अर्थशास्त्र के रचयिता माने जाते हैं। कामंदक ने अपने ग्रंथ नीतिसार, कामंदक ने लिखा है जो नीतिसार, उसमें कौटिल्य का उल्लेख किया है और कौटिल्य को अपना गुरु माना है। इसके अतिरिक्त अन्य विभिन्न ग्रंथों में कौटिल्य और चाणक्य का उल्लेख मिलता है। जैसे बाणभट्ट विरचित कादंबरी, 10 कुमार चरित आदि। कौटिल्य वस्तुतः एक महान कूटनीतिक एवं राजनीतिक चिंतक थे। इनका काल 300 से 400 ईसा पूर्व का माना जाता है। इनका कार्यस्थल मगध साम्राज्य माना जाता है। जो इनका जो कौटिल्य का जो उसके समय, अशोक के समय जो थे, धनानंद के पूरे वंश को खत्म करने वाले थे कौटिल्य, अपनी चतुर दिमाग की वजह से, अपनी नीति की वजह से। ऐसा माना गया कि इनके पिता का नाम चणक था, जिससे इनको चाणक्य के नाम से जाना जाता है। कुटिल नीतियों के कारण अथवा कुटल गोत्र से संबंध होने के कारण इन्हें कौटिल्य कहा गया है। इनका वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था। कौटिल्यार्थशास्त्र के प्रथम अधिकरण में कौटिल्य को अर्थशास्त्र का प्रणेता तथा द्वितीय अध्याय में शासन विधि का निर्माता कहा गया है। अर्थशास्त्र के संदर्भों में यह भी संकेत मिलता है कि इन्होंने अपनी नीतियों से नंद वंश का समूल नाश कर चंद्रगुप्त को राजा बनाया। नंद वंश का जड़ से नाश कर दिया था इन्होंने अपनी कटु नीति की वजह से।
कौटिल्य के जीवन के विषय में कोई भी कथा प्रचलित हो, परंतु वर्तमान में उपलब्ध कौटिल्य अर्थशास्त्र कौटिल्य की कृति मानी गई है। कौटिल्य अर्थशास्त्र भारतीय राजनीति का आधार स्तंभ है। यह ग्रंथ 15 अधिकरणों में विभक्त है। कौटिल्य अर्थशास्त्र जो है 15 अधिकरणों में विभक्त है। कौटिल्य अर्थशास्त्र प्राचीन भारतीय राजनीति का प्रमुख ग्रंथ है। इसकी विशेषता है कि इस ग्रंथ में राजनीतिक विषयों को अत्यंत विस्तृत, व्यवस्थित, क्रमबद्ध विधि से लिखा गया है। कौटिल्य अर्थशास्त्र एक आदर्श व्यवस्था को प्रस्तुत न करके व्यवहारिक विधानों को प्रस्तुत करता है, अर्थात राजा एवं उसके सहयोगियों के द्वारा क्या करणीय है इसका विवेचन किया गया है। जैसा कि कहा गया है, कौटिल्य अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों में विभाजित है। प्रत्येक अधिकरण में विविध प्रकरण हैं। प्रथम अधिकरण विनयाधिकारिक है। प्रथम अधिकरण का नाम जो है विनयाधिकारिक है। इस अधिकरण में राजा के सामान्य व्यवहारों का निरूपण किया गया है। द्वितीय अधिकरण अध्यक्ष प्रचार है। इसमें मुख्य रूप प्रशासन के 3 विभागों और उनके अध्यक्षों, उच्चाधिकारियों। जो द्वितीय है अक्षर प्रचार, अध्यक्ष प्रचार। इसमें मुख्य रूप से प्रशासन के 3 भागों और उनके अध्यक्षों से संबंधित विधान प्रस्तुत किए गए हैं। धर्मस्थीय नामक तृतीय अधिकरण में राज्य की अंतः सुरक्षा, धर्मस्थीय नामक तृतीय अधिकरण में राज्य की अंतः सुरक्षा हेतु विधि एवं न्यायिक व्यवस्था का चित्रण किया गया है। चतुर्थ अधिकरण में कंटकशोधन है। चतुर्थ अधिकरण का नाम है कंटकशोधन। इसमें भ्रष्टाधिकारियों, लोभी व्यापारियों, अन्य उत्पीड़कों को नियंत्रित करने के लिए विधान प्रस्तुत किए गए हैं। पंचम अधिकरण योगवृत्त है। इसमें राज्य के आंतरिक शासन संबंधित विषय है। षठ अधिकरण मंडलयोनि है। इसमें राज्य की 7 प्रकृतियों का उल्लेख किया गया है तथा इसी अधिकरण से अंतर्राज्यीय संबंधों की विवेचना प्रारंभ होती है। इसमें मंडल सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। 7वें अधिकरण में संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय और द्वैधी भाव आदि का वर्णन है, जो कि एक राज्य के परराज्य से संबंध पर आधारित होते हैं। इस अध्याय का नाम षाड्गुण्य है। 8वें अधिकरण का नाम व्यसनाधिकारिक है। सब प्रकृतियों के व्यसनों और उनके नियंत्रण का वर्णन है। 9वां अधिकरण अभियास्यकर्म है। इसमें सैन्य संगठन के नियम का उल्लेख है। सांग्रामिक नामक 10वें अधिकरण में युद्ध का वर्णन किया गया है। 11वें अधिकरण में संघ राज्यों से व्यवहार का वर्णन है। आबलियस नामक 12वें अधिकरण में दूतक्रम आदि का वर्णन है। शत्रुओं के दुर्गों पर आक्रमण करने का वर्णन दुर्गलभोपाय नामक 13वें अधिकरण में किया गया है। कौटिल्य अर्थशास्त्र के औपनिषदिक नामक 14वें अधिकरण में औषध एवं मंत्रों का रहस्य वर्णित किया गया है। 15वें अधिकरण में विभिन्न युक्तियों का वर्णन है। इस ग्रंथ की मूल प्रकृति राजनीतिक है। इसके साथ ही आर्थिक सिद्धांत, आचार नियम, समाजशास्त्र, अपराध शास्त्र, गुप्तचर व्यवस्था, युद्ध नीति की विधि एवं न्याय व्यवस्था, प्रशासन तथा अंतर्राज्यीय संबंधों का विस्तृत विवेचन जैसा इस ग्रंथ में किया गया है, इसमें पूर्व अन्य किसी ग्रंथ में नहीं है। प्राचीन भारतीय राजनीतिक परंपरा में कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक प्रकाश स्तंभ है। अर्थशास्त्र के
वर्ण्य विषयों को 3 मुख्य भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है राजत्व का सिद्धांत, राजर्षिवृत्तम, राजा के कार्यकलाप, प्रशासनिक एवं वैधानिक सिद्धांत, युद्ध एवं कूटनीतिक सिद्धांत, अंतर्राज्यीय सिद्धांत जिन्हें कहते हैं। शुक्राचार्य नंबर 3, शुक्राचार्य। पुराणों के अनुसार शुक्राचार्य असुरों के गुरु तथा पुरोहित थे। उनके संबंध में काशी खंड, महाभारत, पुराण आदि ग्रंथों में अनेक कथाएं वर्णित हैं। शुक्राचार्य, जिन्हें गुरु शुक्र के नाम से भी जाना जाता है, शुक्र नीति यानी नीतिसार के लेखक के रूप में जाने जाते हैं। भारत में वस्तुतः अर्थशास्त्री परंपरा के प्रणेता शुक्राचार्य ही थे। जो अर्थशास्त्री परंपरा भारत में अपनाई जाती है, वहाँ से शुरुआत हुई थी, उसके प्रणेता शुक्राचार्य ही थे। ऐतिहासिक तथ्यों के अभाव में यद्यपि शुक्राचार्य के निश्चित काल के विषय में कहना कठिन है, तथापि ये कौटिल्य के पूर्व काल जाते हैं, क्योंकि कौटिल्य ने अपने के प्रारंभ में बृहस्पति एवं शुक्राचार्य को नमस्कार किया है और उन्हें अर्थशास्त्र परंपरा के संस्थापक आचार्य कहा है। कौटिल्य अर्थशास्त्र में उष्णा के सिद्धांतों का उल्लेख है। उष्णा को ही शुक्राचार्य माना गया है। उष्णस अर्थशास्त्र का उल्लेख भी प्राप्त होता है और शुक्र नीति का भी। शुक्र नीति मूलतः शासक और प्रजा के कल्याण के निमित्त लिखी गई है। संस्कृत साहित्य में नीति वर्णन परक ग्रंथों की परंपरा में शुक्र नीति का ग्रंथ है। इसमें सूत्रात्मक पद्धति से जीवन को सुखमय बनाने के लिए उपयोगी विषयों का वर्णन किया गया है। शुक्र नीति 4 अध्यायों में विभक्त है। प्रथम एवं द्वितीय अध्याय में राजा के कर्तव्य, युवराज के गुण आदि का उल्लेख है। तृतीय अध्याय में राजा और प्रजा के सामान्य नीति धर्म का वर्णन है। चतुर्थ अध्याय में खिल अध्याय माना जाता है, जो कि खिल अध्याय माना जाता है। खिल चौथा अध्याय है, जिसमें विविध प्रकार के विषय जैसे राजा के मित्र, सम और शत्रु राजाओं का वर्णन, आय, राज्य का क्षेत्र, सामान्य धर्म, कृषि, कूप निर्माण, देवालय निर्माण, विधि एवं न्याय व्यवस्था, दुर्ग निर्माण एवं सैन्य बल आदि वर्णित है। शुक्र नीति मुख्यतः राजनीति का प्रख्यापक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। राजा, राज्य और प्रजा इस ग्रंथ में 3 प्रमुख तत्व हैं, जिनके कर्तव्यों का उचित निर्देश इस ग्रंथ का प्रमुख वर्ण्य विषय है। आचार्य शुक्र ने केवल विशुद्ध राजनीतिक पक्ष का ही विधान नहीं किया है, अपितु राजनीति के व्यवहारिक पक्ष को भी प्रस्तुत किया है। कामंदक A.N.D. हक्सर, जो कि एक रक्षा विशेषज्ञ हैं, N.D. हक्सर ने भारतीय रक्षा पत्रिका में कौटिल्य की विदेश एवं रक्षा नीति के अनेक शोध पर पत्र प्रकाशित किए हैं। उनका कहना है कि कौटिल्य के पश्चात 1000 वर्षों के कालखंड में 13 अन्य राजनीतिक ग्रंथ अस्तित्व में आए, जो कि वस्तुतः मूल रूप से कौटिल्य अर्थशास्त्र से प्रभावित थे। प्राचीन भारतीय राजनीति के संदर्भ में इन ग्रंथों एवं रचयिताओं का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। इन ग्रंथों में कामंदक का नीतिसार अत्यंत महत्वपूर्ण है। कामंदक मौर्यकालीन इतिहासकार हैं। प्राचीन भारतीय राजनीति के अन्यतम विचारक, जो कौटिल्य के कई वर्षों पश्चात भारतीय राजनीति के पटल पर उभरे और कौटिल्य के ही समान राजनीतिक सिद्धांतों को प्रस्तुत किया। D.R. भंडारकर का मत है कि कामंदक 300 ईस्वी काल के हैं। चार्ल्स ड्रैकमियर के अनुसार ये 4वीं-5वीं शताब्दी के हैं। उनका मानना है कि कामंदक चंद्रगुप्त द्वितीय के मंत्री रहे हैं अथवा राजनीति के सक्रिय भागीदारी से मुक्त हुए एक बुद्धिजीवी थे। उपिंदर सिंह ने नीतिसार को 500 से 700 ईस्वी सन का माना है। कृष्णेंदु ने इसका रचना काल 700 से 750 ईस्वी सन माना है।
आचार्य कामंदक ने स्वयं को प्रसिद्ध राजनीतिक आचार्य विष्णुगुप्त का शिष्य बताया है। नीतिसार ग्रंथ विशुद्ध रूप से राजनीति पर आधारित इस ग्रंथ में 192 पद्य हैं जो कि 32 प्रकरणों में निबद्ध है। ये अधिकरण 20 अध्यायों में विभाजित किए गए हैं। इनमें इंद्रिय विजय, विद्या, वर्णाश्रम, दंड व्यवस्था, सप्त प्रकृति, स्वामी और सेवकों के कर्तव्य, कंटक शोधन, राजपुत्र रक्षा, द्वादश मंडल, षाड्गुण्य मंत्रण, दूत, गुप्तचर, प्रकृति व्यसन, व्यूहरचना, विजय यात्रा, स्कंधावार, उपाय विकल्प, सेना और उसके भेद, सेनापति आदि तत्वों का विस्तृत विवेचन किया गया है। कामंदक ने अपने ग्रंथ में यह स्वीकार किया कि उनका यह ग्रंथ कौटिल्य अर्थशास्त्र से प्रभावित है। वस्तुतः उन्होंने कौटिल्य अर्थशास्त्र में उद्धृत विचारों का परिवर्तित और संवर्धित रूप अपने ग्रंथ नीतिसार में प्रस्तुत किया है। अंतर्राज्यीय नीतियों के अंतर्गत कौटिल्य 4 उपायों का वर्णन करते हैं। कामंदक ने 4 उपायों के स्थान पर 7 उपायों का विधान किया है। इसी प्रकार अनेक राजमंडलों का निर्माण, शत्रुओं के संधि के विभिन्न भेदों का अपेक्षाकृत विस्तृत वर्णन किया है। सोमदेव सूरी संस्कृत साहित्य में यस्तिल चंपू के रूप में अपना योगदान देने वाले सोमदेव सूरी ने भारतीय राजनीति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोमदेव सूरी 10वीं शताब्दी के जैन साधु थे। इनके द्वारा रचित नीतिवाक्यामृतम जैन राजनीतिक परंपरा का ग्रंथ है। ये दक्षिण भारतीय राजा कृष्णदेव के आश्रित कवि थे। राजाश्रय के फलस्वरूप ही राजनीतिक ज्ञान नीतिवाक्यामृत के रूप में सामने आया। यद्यपि नीतिवाक्यामृत में इसके रचयिता के विषय में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया, परंतु यस्तिल चंपू के रचनाकार को ही नीतिवाक्यामृत का रचनाकार माना गया है। भारतीय राजशास्त्रों में नीतिवाक्यामृत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस ग्रंथ में राजनीतिक सिद्धांतों को सरल एवं सुबोध रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें 32 समुद्देश्य हैं और इसमें पुरुषार्थ, आनुवांशिकी, त्रयी, वार्ता, दंड नीति, मंत्रिमंडल, पुरोहित, सेनापति, दूत, गुप्तचर, व्यसन, स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, सेना, मित्र, रक्षा, राजरक्षा, व्यवहार, विवाद, षाड्गुण्य आदि का सूत्र शैली में वर्णन है। नीतिवाक्यामृत में अपने नाम के अनुसार लोक व्यवहार से प्रारंभ कर राजनीति के महत्वपूर्ण सिद्धांतों का विद्वतापूर्ण वर्णन किया गया है। धर्म, अर्थ, काम, दंड, स्वामी, सेना, गुप्तचर, जनपद, अमात्य जैसे विषयों को सरलता से वर्णित कर दिया गया है। भारतीय राजनीति में सोमदेव सूरी का सहयोग अतुलनीय है। तो ये हमारे जो निबंधात्मक प्रश्न थे वे तो कंप्लीट हो गए हैं। अब 10 ये बौद्ध प्रश्न है, छोटे वाले MCQs, इनको देख लेते हैं। आनुवांशिकी का संबंध है दर्शन और तर्क से। पुराणों में कितने मनु का उल्लेख है? 14। मनुस्मृति मुख्यतया संबंधित है राज्य कार्य पद्धति से। किस ग्रंथ में मनु को मानव सृष्टि का प्रवर्तक कहा गया है? तैत्तिरीय संहिता। कौटिल्य विद्याओं में शामिल नहीं है। कोश। कामंदक अपने आप को किसका शिष्य स्वीकार करते हैं? कौटिल्य का। नीतिवाक्यात्मक किसका ग्रंथ है? सोमदेव सूरी का। शुक्राचार्य के ग्रंथ का क्या नाम है? नीतिसार। कौटिल्य अर्थशास्त्र को कितने अधिकरणों में विभक्त किया गया है? 15। मनुस्मृति में किस अध्याय में राजधर्म का प्रतिपादन है? 7वें।
तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और आगे हम अगली वीडियो में हम इसके चौथे पार्ट को कंप्लीट कर देंगे, जिसका नाम है प्राचीन भारतीय गणतंत्र व बौद्ध साहित्य। धन्यवाद।